हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो मेरे क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि महीने अगले मंथ मार्च से जो है ना मेरे बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, उनके लिए क्लास शुरू होने वाला है सेशन 2023-24 के लिए। यानी कि जो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए क्लास शुरू होने वाला है। तो वो सारे स्टूडेंट जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि स्ट्रॉन्ग करना है तो स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या होना चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो होना चाहिए वोकैबुलरी स्टॉक होना चाहिए, सबसे पहला वोकैबुलरी। सेकंड क्या होगा, सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रक्चर का होना चाहिए, फ्रेजल वर्ब का होना चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेज का होना चाहिए। तो आज कुल मैंने 15 इडियम्स एंड फ्रेज लिखे हैं। केवल इतने नहीं है, इडियम्स एंड फ्रेज तो मोर देन 200 हैं। अगर उतना याद कर लिया जाए तो इंग्लिश लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो 15 इडियम्स एंड फ्रेज हैं, वो आज मैं बताऊंगा, और उसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो भी आज मैं अभी बताऊंगा। इसको सेंटेंस में यूज करके सेंटेंस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सेंटेंस अच्छा लगता है देखने में अगर इडियम्स एंड फ्रेज का यूज हो इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेज क्या है। तो फ्रेज है कि एक फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। फ्रेज शब्दों का समूह होता है, फ्रेज यानी शब्द समूह। फ्रेज शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल है इन द बैग। इन द बैग इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इन द बैग का मतलब होता है थैले में, लेकिन इसका कुछ पूर्ण अर्थ तो नहीं निकला। अगर सेंटेंस में इसी को अगर यूज किया जाए तब इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। वैसे इसका अर्थ तो पूर्ण अर्थ निकल नहीं रहा है। तो ये हो गया फ्रेज। एक और देख लेंगे, इन द फील्ड। इन द फील्ड का अर्थ होता है मैदान में। इसका कुछ अर्थ निकल रहा है लेकिन इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये इसको फ्रेज कहेंगे। और इडियम क्या होता है, एक इडियम शब्दों का वह समूह है जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है लेकिन विशेष अर्थ होता है, किंतु पूर्ण अर्थ इसका भी नहीं होता है, विशेष अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स इसका अर्थ हुआ उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तो इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ये इडियम है। एक बार फिर मैं इसको पुनः रिपीट कर रहा हूं कि फ्रेज क्या है। एक फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है। और वही इडियम क्या होता है, एक इडियम शब्दों का वह समूह है जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है लेकिन विशेष अर्थ होता है, लेकिन पूर्ण अर्थ इसका भी नहीं होता है। जैसे एक और इडियम लेंगे, जैसे विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स इसका विशेष अर्थ क्या है, इसका विशेष अर्थ है खुले दिल से। तो इसका भी एक विशेष अर्थ निकल गया विथ ओपन आर्म्स। इसका तो शाब्दिक अर्थ यहाँ है इन द बैग यानी थैले में, इसका विशेष अर्थ नहीं निकला, तो इसीलिए ये हो गया फ्रेज। और अप्स एंड डाउन्स का मतलब हुआ उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव, ये हो गया इडियम, इसका विशेष अर्थ हो रहा है। जैसे विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन आर्म्स इसका भी जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या, शाब्दिक अर्थ तो नहीं है खुले दिल से, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है खुले दिल से, इसीलिए ये इडियम्स है। तो ये हो गया फ्रेज और इडियम के बारे में डिफिनेशन। अब कुछ 15 जो इडियम्स एंड फ्रेज दिए हैं उसको इंग्लिश सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे वो अभी बता रहे हैं। एज इफ का अर्थ होता है मानो। एज इफ का अर्थ क्या हो गया, एज इफ का अर्थ होता है मानो। इसको एग्जांपल में सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे देख लेते हैं। ही टॉक्स
as if he were the chief minister. He talks as if he were the chief minister. अर्थात वह ऐसे बात करता है मानो वह मुख्यमंत्री हो। तो इस प्रकार सेंटेंस में यूज करती है एज इफ को। सेकेंड है एज सुन एज। एज सुन एज का अर्थ होता है ज्यों ही या जैसे ही। एज सुन एज का अर्थ है ज्यों ही या जैसे ही। तो इसका सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस क्या क्या होगा? जैसे ही वह दरभंगा गया, या जैसे ही वह पटना गया वह मुझे भूल गया, या जैसे ही मेरा भाई पटना गया वह मुझे भूल गया। तो एज सुन एज, एग्जाम्पल में एज सुन एज माई ब्रदर went to Patna, right? As soon as my brother went to Patna, he forgot me. ठीक, इस प्रकार एज सुन एज को इस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। अब नंबर 3 है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब हुआ व्यवस्थित क्रम। तो इसको लिखेंगे वी शुड कीप आवर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। यानी हमें अपनी किताबें व्यवस्थित क्रम में रखनी चाहिए, परफेक्ट ऑर्डर में रखना चाहिए। एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ इंग्लिश में परफेक्ट ऑर्डर, हिंदी में व्यवस्थित क्रम। अब नंबर 4 देखेंगे विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स इस होता है खुले दिल से। विथ ओपन आर्म्स का अर्थ हुआ खुले दिल से। खुले दिल से इसका क्या वाक्य बनेगा? जैसे उन लोगों ने हमारा खुले दिल से स्वागत किया। तो दे वेलकम्ड अस, दे वेलकम्ड अस विथ ओपन आर्म्स। जैसे उन लोगों ने हमारा खुले दिल से स्वागत किया। उन लोगों ने हमारा खुले दिल से स्वागत किया। राइट। अब है नंबर 5 बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का अर्थ क्या होता है? के कारण। बिकॉज ऑफ मीन्स होता है के कारण। जैसे इसका एग्जाम्पल है हिंदी में कि आप कैसे बोलेंगे? तुम्हारे कारण मैं पटना गया, तुम्हारे कारण मैं डॉक्टर बना। तो बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू I got a chance to be a doctor, right? Because of you I got a chance to be a doctor, यानी तुम्हारे कारण मुझे डॉक्टर बनने का मौका मिला। ठीक। अब आगे है बिलो द बेल्ट। बेल्ट
बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनुचित रूप से, अनुचित रूप से, जो उचित ना हो, अनुचित रूप से। जैसे वी शुड नॉट हिट आवर ओपोनेंट्स बिलो द बेल्ट। एग्जाम्पल इसका होगा वी शुड नॉट हिट आवर अपोनेंट्स। अपोनेंट्स का अर्थ होता है विरोधी। बिलो द बेल्ट। इस प्रकार यूज कर सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेज का सेंटेंस में। तो अपोनेंट्स का अर्थ होता है, अपोनेंट्स का अर्थ है विरोधी। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड, 7 नंबर। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का अर्थ होता है जानबूझकर। इन कोल्ड ब्लड का मतलब है जैसे रमन बीट्स हिज ब्रदर इन कोल्ड ब्लड। यानी कि रमन अपने भाई को जानबूझकर पीटता है, या रमन ऑलवेज बीट्स हिज ब्रदर, ऐसे भी लिख सकते हैं रमन ऑलवेज बीट्स हिज ब्रदर। रमन ऑलवेज बीट्स हिज ब्रदर with open or with in cold blood। ठीक, इस तरह जो है ना इस इडियम्स एंड फ्रेज का जो है ना सेंटेंस में यूज करेंगे और सेंटेंस को एट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है इन द सेम बोट। नेक्स्ट कौन सा है? इन द सेम बोट, यानी एक ही परिस्थिति में। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट। आई एन इन टी एच ई द ऐसे, यानी सेम बी ओ ए टी। इन द सेम बोट मीन्स एक ही परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति में। इन द सेम, जैसे हम दोनों एक ही परिस्थिति में है, या वे दोनों एक ही परिस्थिति में है। जैसे बोथ ऑफ अस आर इन द सेम बोट। तो लग रहा है ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस। इडियम्स एंड फ्रेज की मदद से अगर सेंटेंस को फ्रेम करना है तो बहुत देखने में अच्छा लगता है। जैसे बोथ ऑफ अस आर इन द सेम बोट, यानी हम दोनों एक ही परिस्थिति में है, एक ही परिस्थिति में है। राइट। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 9, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका अर्थ होता है बड़ी तेजी से, या दिन दूनी रात चौगुनी। दिन दूनी रात चौगुनी विशेष अर्थ है, इडियम्स है। या बड़ी तेजी से, बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी। लेबरर कैन make money by leaps and bounds। ठीक है। अब नेक्स्ट है इन द सेम बॉक्स। नंबर 10, इन द सेम बॉक्स। इन द सेम बॉक्स। इन द सेम बॉक्स का अर्थ होता है एक ही स्वभाव का,
एक ही स्वभाव का। जैसे रमन और उसका भाई एक ही स्वभाव के हैं, तो रमन एंड हिज ब्रदर, रमन एंड हिज ब्रदर are in the same box, are in the same box। रमन एंड हिज ब्रदर आर इन द सेम बॉक्स, यानी रमन और उसका भाई एक ही स्वभाव के हैं। ठीक है। अगला है ए कैट एंड डॉग लाइफ, इसको देख लेते हैं। कैट एंड डॉग लाइफ, यानी कलहपूर्ण जीवन, जिसके जीवन में हमेशा कलह होती है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, रोज का रोज झगड़ा ही होता रहता है, कलह ही होता रहता है। बड़ा जिंदगी जो है ना होता है हिंदी में कलहपूर्ण जीवन। ठीक है ना। जैसे वे लोग या वो दोनों पति और पत्नियां कलहपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? या वे कलहपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसको कैसे यूज करेंगे? दे आर लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ। दे आर लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ। नेक्स्ट है ए कॉक एंड बुल स्टोरी, नंबर 12। ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हुआ अवास्तविक कहानी, जिसमें वास्तविकता का दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होता है, मतलब अवास्तविक कहानी। बहुत सारे लोग होते हैं जो डींग हाँकते हैं, कहानी वास्तविक कहानी नहीं बोलते हैं, अवास्तविक कहानी बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अवास्तविक कहानी, अवास्तविक कहानी। जैसे इसको हिंदी में कैसे फ्रेम करेंगे? रमन ने जो तुमसे कहा वह अवास्तविक कहानी है। जैसे What Raman told you, what Raman told you, जो रमन ने तुमसे कहा, what Raman told you is a cock and bull story। यानी what Raman told you, जो रमन ने तुमसे कहा, is a cock and bull story, यानी जो रमन ने तुमसे कहा अवास्तविक कहानी है, वह अवास्तविक कहानी है। अब है इन द फेस ऑफ, नंबर 13। अब है इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है ऐसा होते हुए भी। इन द फेस ऑफ का मतलब नेक्स्ट है इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का अर्थ होता है ऐसा होते हुए भी। नेक्स्ट है इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का अर्थ है ऐसा होते हुए भी। इसको एग्जांपल कैसे बनाएंगे? वी ओवरकेम, वी ओवरकेम, ओवरकम मतलब होता है जीतना, तो वी ओवरकेम, वी ओवरकेम इन द फेस ऑफ many difficulties। डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज का अर्थ होता है कठिनाइयां। मैनी डिफिकल्टीज का अर्थ हुआ बहुत सारी कठिनाइयां, यानी बहुत सारी कठिनाइयां के होते हुए भी उन लोगों ने जीत हासिल की। ठीक। अब नेक्स्ट है ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड है अ फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट है अ फेयर वेदर फ्रेंड। या फेयर वेदर फ्रेंड का अर्थ होता है अच्छे वक्त या मतलब का दोस्त।
अफेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट है अफेयर वेदर फ्रेंड। अफेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे वक्त या मतलब का दोस्त, यानी अच्छे वक्त या मतलब का दोस्त। अच्छे वक्त या मतलब का दोस्त, अगर आपका वक्त अच्छा होगा तो वो आपका दोस्त होगा, अगर आपका वक्त अच्छा नहीं होगा तो वो आपका दोस्त नहीं होगा। उसी को बोला जाता है अफेयर वेदर फ्रेंड। वो अच्छे वक्त या मतलब का ही दोस्त होता है। तो इसको एग्जांपल में कैसे लिख सकते हैं? अफेयर वेदर फ्रेंड, अफेयर वेदर फ्रेंड cannot be a true friend. TRUE, true friend. A fair weather friend, a fair weather friend cannot be a true friend. यानी अच्छे वक्त या मतलब का दोस्त सही दोस्त नहीं होता है। तो ये हो गया। अब अगला है विथ अ फ्री हैंड। नेक्स्ट है विथ अ फ्री हैंड। इसका अर्थ है होता है उदारता से। है विथ अ फ्री हैंड। विथ अ फ्री हैंड। विथ अ फ्री हैंड का अर्थ होता है उदारता से। उदारता से, जैसे वे लोग हम उदारता से मेरी मदद करते हैं, या वे लोग हमेशा मेरी मदद उदारता से करते हैं, तो दे ऑलवेज हेल्प मी, दे ऑलवेज हेल्प मी, हेल्प मी विथ अ फ्री हैंड। राइट। इस प्रकार आज इडियम्स एंड फ्रेज का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं, और सेंटेंस में करके सेंटेंस को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और ये लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को कितना अच्छा बना सकते हैं और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आज वो मैंने बताया। तो इडियम्स एंड फ्रेज याद करके भी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये सारा समझ में आ गया होगा। इसीलिए अगर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो वोकैबुलरी में इसका भी यूज, सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस में इसका भी यूज जरूर होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार आज मैंने 15 बताए। 15 तो मैंने बताई, ये इस 15 इडियम एंड फ्रेज से इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसके लिए जो है ना याद करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और जाते जाते मैं ये सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, मेरे क्लास को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन जाएगा मेरे क्लास का तो सारे स्टूडेंट जो है इसका लाभ उठा सके। और अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और जो भी स्टूडेंट दरभंगा से हैं, तो मेरा दरभंगा में क्लास चलता है इंग्लिश का, तो वहां भी आकर विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।